नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों, आज हम एक नया पेपर सेट सॉल्व करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल एल्कोहल क्या होता है? एथिल एल्कोहल, एथिल मतलब 2 कार्बन CH3CH2OH या फिर इसको C3H5OH कह सकते हैं। तो एथिल एल्कोहल का रासायनिक नाम जो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ। ठीक है, मेथ एथ। एथ और OH के लिए आल लगता है, तो सिंगल बांड से सभी जो है इसको देखेंगे, सिंगल बांड से सभी होगा तो OH के लिए आल लगता है, तो क्या हो जाएगा? मेथ एथ, एथेनॉल। एथेनॉल आल लगता है तो एथेनॉल इसका तीसरा पॉइंट सही होगा। ठीक है, अगला वाला हमारा क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन जो होगा उसका पीएच मान क्या होगा? हमेशा 7 से अधिक होता है। 7 जो होता है उदासीन का होता है, 7 से कम अम्लीय का होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत, देखो श्याम श्वेत बोला है तो श्याम का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक, और श्वेत का मतलब होता है वाइट। श्याम श्वेत, ब्लैक एंड वाइट, मतलब ब्लैक एंड वाइट जो फोटो होता है उसमें प्रयुक्त क्या प्रयुक्त होता है? तो देखो ब्लैक एंड वाइट फोटो जो होता है उसमें प्रयुक्त होता है हमारा AgCl। AgCl उसमें प्रयुक्त होता है। वो किस कलर का होता है? देखो ब्लैक एंड वाइट, वाइट होता है उसमें, तो ऐसे याद करने में आसानी होगी, AgCl इसका होगा। ठीक है, अब हमारा जो है अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें छठवां का जो है 824 NJ का ही है। छठवां का एक केमिस्ट्री वाला, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? देखो इसमें हम जो है इसको देखिए, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क का जब निस्तापन करते हैं, निस्तापन का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए? निस्तापन का मतलब क्या होता है? जिंक धातु का जब निस्तापन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाता है। तो आप निस्तापन और भर्जन में अंतर हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है। तो अब देखो इसमें जब इसका निस्तापन करते हैं तो ZnCO3 जो होता है इसको हम गर्म करेंगे। ये डेल्टा का मान होता है, मतलब होता है गर्म करना। ठीक है, तो ये किस में टूट जाता है? ZnO + CO2 में टूट जाता है। और पुनः जिंक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं, कार्बन के साथ गर्म करते हैं, तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, मतलब जो है बदल जाता है। ठीक है, तो देखो निस्तापन का मतलब क्या होता है कि गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में, देखो उसमें वायु अनुपस्थित होता है, इसमें वायु ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे अधिकतम तापमान पे गर्म करते हैं जब किसी धातु को, तो निस्तापन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है वही क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो अब जो बच जाएगा यहाँ पे ZnO, देखो बचता है ZnO जो बचा है, ये देखो ये यस जो है इसका मतलब सॉलिड है, ये यस जो है ये सॉलिड है, ये यस सॉलिड है, ये जी का मतलब गैस है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो ZnO जब बचा तो ZnO को जो है हम देखो ये ऑक्साइड की शुद्धियाँ जो होती है इसको हम कार्बन से जो है क्रिया करवा देते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है और Zn हमको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम, जिप्सम CaSO4 2H2O जो होता है इसको हम गर्म करते हैं 150 से 160 डिग्री पर, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। देखो CaSO4 जो होता है इंटू 2H2O को 150 से 160 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो यह जो है CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है और 3H2O निकल जाता है बाहर। तो ये देखो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये CaSO4 हाफ H2O। तो अब CaSO4 हाफ H2O को जो है यहाँ पे हाफ हाफ जो है इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। मान लो 2, यहाँ से इसका LCM 2 ही होगा, इस तरफ वालों का LCM 2 होगा इन दोनों का, तो यहाँ से 2 का इधर तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया और जो है ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है रासायनिक समीकरण हमारा हो गया जिप्सम का, ये है जिप्सम, यह जिप्सम है। ठीक है, यह जिप्सम है
और यह विरंजक चूर्ण बनाने की विधि जो है, इस देखो बूझे चूने का मतलब जो देखो CaO जो होता है, CaO जो होता है, CaO उसको जो है जब हम जल में डालती है तो CaOH का ट्वाइस बन जाता है, CaOH का ट्वाइस बन जाता है। तो CaOH का ट्वाइस जो है उसमें जब क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो CaOCl2 निकलता है, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये वाला विरंजक चूर्ण कहते हैं। और H2O साथ में निकलता है। तो ये जो है इसको विरंजक चूर्ण को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इसमें फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखो रासायनिक समीकरण हो गए, ये इसका जो है विरंजक चूर्ण हो गया। ठीक है, रासायनिक समीकरण का विरंजक इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का और विरंजक चूर्ण का, दोनों का रासायनिक समीकरण हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। तो मिशेल की अवधारणा क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। देखो जब कोई गंदा वस्त्र होगा, देखो गंदे वस्त्र पर तैलीय पदार्थ मतलब तेल जो लगा होता है, जब इन्हें साबुन के कोलाइडी विलयन मतलब साबुन का घोल जो होता है डुबोया जाता है तो साबुन, ये साबुन हो गया है, साबुन है, ठीक है, ये साबुन हो गया है, साबुन है साबुन का जल विरोधी भाग तेल की बूंदों के अंदर चला जाता है, मतलब जल विरोधी भाग जो होता है वो तेल की बूंदों के अंदर चला जाता है, और जलरागी भाग तेल की बूंदों के ऊपर कांटे की तरह लगा रहता है। जलरागी भाग के आंतरिक क्रिया से स्टीयरेट मतलब जो होता है, जो COO होता है ना, से युक्त तेल के बूंदे वस्त्र से अलग हो जाती हैं और मिशेल बनाती हैं। ठीक है, स्टीयरेट जो है आयन से युक्त तेल की जो बूंदे अलग हो जाती हैं, मतलब जो COO वाला भाग होता है। देखो इस साबुन जो होता है क्या होता है, साबुन जो होता है C17H35 और COO यहाँ Na के यहाँ K भी हो सकता है। तो देखो ये जो है जो ए है C17H35, यह जो है ये जल रोधी होता है या फिर जल विरागी होता है, या COO जो होता है ये हमारा जलरागी होता है। ठीक है, तो यही स्टीयरेट होता है, COO जो है ये जो है क्या करता है, तैलीय भाग को जो है अपने में ले लेता है और जो है वस्त्र से अलग कर देता है और मिशेल बनाता है, जिससे कपड़े साफ रहते हैं। ठीक है, अब अगला वाला हमारा जो है आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग के तत्वों के धात्विक लक्षणों को परिवर्तन को जो है कारण सहित बताना है। देखो मान लो ये जो है ये आवर्त हो गया, ये आवर्त हो गया, यह वर्ग हो गया। ठीक है, ये आवर्त ये वर्ग हो गए। तो देखो यहाँ पे हम जो है जानते हैं कि कोई भी तत्व हो, ठीक है, जब जो है मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो है इसके बाद हीलियम आएगा, ठीक है, इसके बाद लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के बाद इधर जो है आवर्त में आगे बढ़ रहा है और यह जो है नीचे आ रहा है लिथियम। तो ये जो हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, इसका जो है परमाणु त्रिज्या जो है, ठीक है, जब जो है जब आगे बढ़ेंगे इसका जो है आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो परमाणु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या घटेगी, त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो इसकी त्रिज्या घटती है। क्यों त्रिज्या घटती है, देखो जब कोई जो है अभी मान लो एक आम सा जो है उदाहरण ले लीजिए, जैसे किसी भी वस्तु को अगर जो है चारों तरफ से खूब जकड़ के बांध दोगे तो वो कस के बंधी रहेगी और उसका जो है आकार थोड़ा सा जो है छोटा दिखेगा। उसको ढीला छोड़ दोगे तो थोड़ा सा उसका आकार बढ़ जाएगा। उसी तरह जो है जब कोई भी नाभिक है इसमें जो है ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों को जो है बहुत अच्छे से जकड़े रहेंगे, जिससे जो है इसका थोड़ा सा आकार जो है छोटा ही रहेगा, और जो है जो जिसमें नाभिक में कम प्रोटॉन रहेंगे वो जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम रहेंगे, वो कम जो है जकड़ेगा, उसका आकार थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो देखो हाइड्रोजन से जो है छोटा हीलियम का आकार होगा, ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं। इसी तरह जो है
लिथियम से जो है छोटा होगा बेरिलियम का आकार, लेकिन हाइड्रोजन से बड़ा होगा लिथियम का आकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो है सीधे आवर्त में चेंजिंग आ रहा है, मतलब जो है एक ये आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त, देखो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, आवर्त में चेंजिंग आ रहा है। तो जब इसका जो है वर्ग में नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है, त्रिज्या बढ़ती है। जब जब त्रिज्या बढ़ती है, इसमें त्रिज्या बढ़ती है, तो यहाँ पे देखो त्रिज्या जब घटती है तो यहाँ पे जो है धात्विक गुण घटता है, ठीक है। त्रिज्या घटती है तो धात्विक गुण भी घटता है, ठीक है। धात्विक गुण, त्रिज्या घटेगी तो धात्विक गुण घटेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा जब त्रिज्या बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका धात्विक गुण घटेगा, और जो है जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है। यही हमारा जो है व्याख्या थी, और परिवर्तन का जो परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या थी। इसको ढंग से जो है आप बना के लिख दीजिएगा। इसको जो है हम लिखे नहीं है, इसको हम समझाना चाहते थे, इसलिए जो है हम इसको समझाएं, लिखे नहीं, ठीक है। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डाट बिंदु द्वारा समझाइए, ठीक है। पहले तो देख लीजिए आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। मतलब जो है कोई भी एक परमाणु होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरे वाले परमाणु को दे देगा, उससे जो है उधारी साझा नहीं करेगा, उसको पूरा दे देगा। तो जो है वहाँ पे ऐसे जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंध जो है वो क्या कहता है, आयनिक बंध कहलाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो है Na जो होता है, NaCl का जो है क्रिया को डाट बिंदु द्वारा दिखाना था। तो Na जो होता है, इसमें देखो पहले वाले आवर्त में जो है 2 होता है, दूसरे वाले आवर्त में 8 होता है, और तीसरे वाले आवर्त में 1 होता है। तो 1 बाहर है तो ये 1 निकाल सकता है। और इसमें जो है Cl वाले में देखेंगे, Cl वाले में देखो 2 8 फिर 7 है, तो इसको जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए अभी 1 चाहिए, तो ये 1 इसको पूरा दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे दिया है, ये अष्टक पूरा हो गया, ये डाट बिंदु देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बस जो है इसका इन दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी, ठीक है। यही था इसका जो है 2 नंबर देखो मिल गया। अब अगला वाला हमको देखना है, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए। देखो रासायनिक गुण लिखना था, यह देखो एथेनोइक अम्ल जो होता है ये दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। तो जब यह क्रियाशील धातुओं ZN तथा Mg से क्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। देखो सक्रियता श्रेणी जो है, जो नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा सा पढ़ लेना, सक्रियता श्रेणी पे जो है आधारित है। देखो सक्रियता श्रेणी में जो भी ऊपर होते हैं वो नीचे वाले धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। तो देखो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, ये हाइड्रोजन से ZN जो है, ZN ऊपर होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जिंक एसीटेट यहाँ पे बना देता है, ठीक है। तो ये जो है पहला रासायनिक गुण था। दूसरा जो है जब क्षारों से क्रिया करवाते हैं तो ये जो है क्या करता है, लवण बनाता है, ठीक है। क्षारों से क्रिया कराते हैं तो लवण बनाता है। देखो ये अम्ल होता है, यह क्षार होता है, अम्ल क्षार मिलकर हमेशा लवण बनाते हैं, तो लवण तथा जल बन गया। तो यह हमारा जो है उदासीनीकरण क्रिया भी इसको कहते हैं, जो है अम्ल क्षार मिलकर जब लवण तथा जल बनाते हैं तो इसे उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। तो ये देखो दूसरा वाला हमारा रासायनिक गुण था। अब तीसरा वाला जो है रासायनिक गुण देख लेते हैं, कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 मुक्त करता है। देखो कभी भी कार्बोनेट से आप क्रिया करवाएंगे किसी में तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पे जो है कार्बोनेट जो है, यहाँ अम्ल से कार्बोनेट क्रिया कर रहा है, कहीं किसी भी अम्ल से कार्बोनेट का क्रिया कराओगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो जल तो निकलना ही निकलना है,
और जो है यहाँ पे एक लवण बना रहा है, CH3COON ने एक लवण बना रहा है। तो अब देखो इसका उपयोग लिखना था, ये कई उपयोग लिखना था, हम इसका जो है कई उपयोग बता देते हैं। देखो प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। सिरका जो है, जो घर में देखते हो सिरका जो यूज किया जाता है जब तबीयत खराब होती है तो घर में सिरका यूज किया जाता है, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और औषधियों के निर्माण में भी इस सिरके का उपयोग किया जाता है। ये सिरका ही है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? इसमें पहले देखो, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब देखो कार्बन और ऑक्सीजन को जो है जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब समजातीय श्रेणी क्या होता है इसको देख लेते हैं। समजातीय श्रेणी जो होता है, जिन यौगिकों को एक समान सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3, फिर CH2, CH3। देखो इसका एक और जो है, इनमें जो है प्रत्येक जो है कार्बन में CH2 का अंतर होता है। देखो जो प्रत्येक कार्बन में जो है CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र ये होता है देखो CnH2n+2 होता है, जिसको सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखो ये सामान्य सूत्र है, इसको जो है इससे निरूपित किया जा सकता है। देखो ये देखो CH3COO, देखो n का मान चाहे जो रखोगे उसी हिसाब से अपना आता रहेगा। अगर n का मान हम n बराबर 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, C2H 2n 2 दूना 4 हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा C2H6 या फिर C2H6 इसको कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ग वाला IPSC नेम बताना है। तो देखो IPSC नेम क्या होता है, ये देखो इतना आसान है। IPSC नेम देखो एल्डिहाइड का पूछा है। एल्डिहाइड हम लोग जानते हैं, इसको जो है एल्डिहाइड CHO, चाहे जहाँ CHO लगाता है तो इसको एल्डिहाइड बोला जाता है। तो इसको RCHO भी कहते हैं। तो R का मतलब होता है एल्किल, ठीक है। R का मतलब होता है एल्किल। एल्किल का मतलब क्या होता है, जैसे मीथेन हो गया, CH4 होता है, उसमें एक कार्बन घटा देंगे तो ये CH3 हो जाएगा। और उसी तरह C2H6 जो था उसमें एक कार्बन घटा देंगे तो C2H5 हो जाएगा। तो ये एल्किल ग्रुप होता है जिसमें एक हाइड्रोजन का हमेशा ह्रास होता है। तो एक हाइड्रोजन का जब ह्रास होता है तो इसे जो है एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो देखो यह जो है एल्किल है, ठीक है, यह R एल्किल है और CHO, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। पहला वाले को बोल देंगे एल्किल एल्डिहाइड, इसको एल्किल एल्डिहाइड, वाला हो गया। देखो एल्किल कीटोन इसको बोल सकते हैं, या फिर एल्केनोन भी बोल सकते हैं ना, या फिर जो है इसको जो है CHO को अल भी बोला जाता है। एल्किल एल्डिहाइड बोलो या फिर एल्केनल बोल दो, ठीक है, या फिर जो है इसको एल्केनल बोलते हैं। तो पहला वाले को एल्केनल बोलते हैं। देखो CHO होता है तो अल लगता है, COH होता है तो आल लगता है, तो CHO यहाँ तो अल लगेगा, ठीक है। एल्केनल हो गया ये वाला। और देखो RCO हो गया तो एल्केनोन इसको बोलते हैं, ठीक है। CO के लिए ओन लगता है और R के लिए एल्केन हो गया, एल्केनोन हो गया, ठीक है। अब अगला वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, एल्केनोइक इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एल्केनोइक, ठीक है, इसको एल्केनोइक बोल सकते हैं। एल्केन के रूप में कुछ भी हो सकता है, एल्केनोइक एसिड हो गया, ठीक है। एल्केन के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे मेथेन हो गया, मेथेनोन हो गया, या फिर जो है प्रोपेनोन हो गया, ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप। तो जो भी होगा एल्केन की जगह पे वो लिख देंगे, और बाद वाला जो है ओन, अल और ये जो है ओइक,
एसिड, ये जो है लगता रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा था आज का जो है पेपर सेट, एक केमिस्ट्री का पेपर सेट था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो है चैनल को आगे बढ़ाएं।